हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश विथ एम के सर में। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बैकबोन, टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस को इंग्लिश की बैकबोन क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न है। अगर हमने एक अच्छी तरीके से टाइम एंड टेंसेस को पढ़ा तो निश्चित रूप से एक बात तो क्लियर है कि ये सारे चैप्टर स्वतः ही कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल, जिसमें से टाइम एंड टेंसेस मुझे अच्छी तरीके से अगर आने लगते हैं तो कॉमन एरर्स में, नरेशन में, वॉइसेस में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, फिलर्स में, सेंटेंस अरेंजमेंट में, इतने सारे चैप्टर्स में इसका लाभ बहुत मिलने वाला है। टाइम एंड टेंसेस को आने से हमें सारे के सारे ये चैप्टर्स जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारे मार्क्स कवर करते हैं, ये सारे के सारे हमारी झोली में आने वाले हैं। क्योंकि टाइम एंड टेंसेस हमें जब अच्छी तरीके से आने लगते हैं तो निश्चित रूप से ये सारे चैप्टर स्वतः ही आने लगते हैं। इसीलिए टाइम एंड टेंसेस को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इतने महत्वपूर्ण चैप्टर को हम उतने ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हम जो टाइम एंड टेंसेस यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं इसको हम कॉन्सेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही यूज़फुल होगा एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस में दो वर्ड आप देख रहे हैं। पहला तो टाइम है, दूसरा है टेंसेस। क्या ये दोनों एक हैं? टाइम और टेंसेस क्या दोनों एक है? तो समय को समझने के लिए हमें उसके चक्र को समझना होगा, उसके टाइमलाइन को समझना होगा। तो ये है हमारे यहाँ ए से लेके बी तक ये हमारी टाइमलाइन है। ठीक है, तो टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। समय रेखा में, टाइमलाइन में 3 ही प्रकार के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट किसको कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं उस टाइम को बोलते हैं जो ठीक आज हमारे सामने है। हमारे सामने जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो व्यवस्थित हैं, जो जीवंत हैं, जो चल रही हैं, काम कर रही हैं, वो सब प्रेजेंट पे आएंगी। यही एक्शन, यही सारी वस्तुएं जब पुरानी हो जाएंगी, बीत जाएंगी, तो बीते हुए को हम बोलेंगे पास्ट। वर्तमान में जो चीज़ होएगी वो क्या होती है? वो होती है जो आज हमारे सामने है। और जो बीत गई है, बीत जाने को बोलते हैं बीत गई, यानी कि अब प्रेजेंट से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं है। क्यों? वो बीत गई है, और जो बीत गई है उसको हम पास्ट बोलेंगे। जो आज मौजूद है वही प्रेजेंट है, जो हमारे सामने है। ठीक है, वो काम, वो कार्य, वो घटनाएं, वो एक्शन जो अभी हुए नहीं हैं, सिर्फ कल्पना में है, जो होंगे अभी हुए नहीं है, जिसका कोई लेना देना प्रेजेंट से नहीं है, जो कल्पना में है, उसको कहते हैं फ्यूचर, यानी कि होगी। घटना या काम होंगे, अभी हुए नहीं है। तो टाइम सिर्फ 3 ही है। प्रेजेंट जो है सबसे बड़ा होता है, इससे ही बना है पास्ट। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो पास्ट का कोई वजूद बिल्कुल नहीं है। एक चीज मैंने लिखा हुआ प्रेजेंट टाइम, नंबर 1 मैंने जो डाला प्रेजेंट टाइम। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम को हम डिफाइन करते हैं, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। प्रेजेंट टाइम तो प्रेजेंट है जो हमारे सामने है। ठीक है, लेकिन इसमें पीरियड होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड 3 और पीरियड 4, 4 पीरियड होते हैं। और ये होना अनिवार्य है। एक समय के 4 पीरियड होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट हो, वो चाहे पास्ट हो, वो चाहे फ्यूचर हो, इनके छोटे छोटे पीरियड होते हैं। ये पीरियड क्या होते हैं, कहाँ से बनकर आ गए हैं? पीरियड कहाँ से बनकर आए हैं? वो आए हैं एक्शन से। एक्शन की वजह से पीरियड बन गए। अगर एक्शन नहीं होगा तो कोई पीरियड नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए, प्रेजेंट को हम लेके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपसे ये कहा जाए, कुछ ऐसे एक्शन के बारे में कहा जाए जिसे हम लोग परमानेंट करते हैं, जिसे हम रेगुलर करते हैं, ऐसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर ये कहा जाए कि मैं प्रत्येक दिन ऑफिस जाता हूँ,
वह रोज़ शाम को 7 बजे पढ़ती है, वह रोज़ सुबह खेलता है। ये सब क्या है? ये परमानेंट एक्शन हो गए। कुछ ना कुछ काम हो रहा है ना, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, परमानेंट एक्शन हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार की कैटेगरी बन जाती है। कैटेगरी सिर्फ इसलिए बन जाती है कि ये जो एक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं क्या कि शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली। अगर ये सेंटेंस बोला कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है, तो क्या वो एक दिन के लिए जाती है? नहीं, ये तो उसके बराबर का काम है। आज भी जाएगी, कल भी जाएगी, बराबर जाएगी। जो चीज़ बराबर होती है, जो एक्शन बराबर होते हैं, वो परमानेंट एक्शन हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस एक्शन जो हो रहा है उसको कोई समय सीमा तो होगी, कोई समय सीमा होगी कि कितने दिनों के लिए, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। तो आप कहोगे नहीं सर, इसका तो कोई पता ही नहीं है, वो तो स्कूल जा रही है, ये तो भविष्य बनाने के लिए जा रही है, इसमें समय कोई निश्चित नहीं है कि 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। ये जब तक जाती रहेगी जब तक वो शिक्षित नहीं हो जाती है। तो जहाँ समय निश्चित नहीं होता है, तो ऐसे हम सेंटेंस को, ऐसे टेंस को जहाँ समय निश्चित नहीं होता है, ऐसे एक्शन को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट एक्शन बोलेंगे। और परमानेंट एक्शन में जो समय चल रहा है, जो समय दिखाया जा रहा है, वो अनिश्चित है। समय तो निश्चित है ही नहीं है। कौन सा समय निश्चित नहीं है? जो परमानेंट एक्शन है। तो अनिश्चित समय में जो अनिश्चित काम हो रहा है उसको ग्रामर ने एक नाम दिया है इंडेफिनिट। आप बोलेंगे इंडेफिनिट, ये तो इंडेफिनिट वाले पीरियड में ऐसे एक्शन आएंगे जो परमानेंट होंगे, जो नेचुरल होंगे। अब नेचुरल का मतलब होता है जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये ऐसी प्राकृतिक नेचुरल घटना है जो अभी भी है, पहले भी हो रही थी और हमेशा भविष्य में चलती रहेगी। ऐसी घटनाओं को हम नेचुरल या यूनिवर्सल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हमें किसी पीरियड की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, हमें एक पीरियड की ज़रूरत पड़ेगी, एक समय की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें उस समय कब दिखाना है। तो ये नेचुरल एक्शन जो होते हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, पहले भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, अभी भी लगा रही है। और अब आपसे पूछा जाए कि कब तक लगाई जाएगी, तो आपको सर आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कब तक लगाती रही, ये तो हमेशा लगाती रहेगी। तो चीज़ हमेशा होनी है, वो क्या हो गया? परमानेंट या नेचुरल हो गया। तो ऐसे एक्शन हमेशा किस में आएंगे? इंडेफिनिट में आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई समय निश्चित नहीं है कि कब तक ही होने वाली है। एक चीज़ तो मैंने समझा कि पीरियड नंबर 1 में जो एक्शन है वो इंडेफिनिट आता है। एक चीज़ समझ में आई? बिल्कुल आई। अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मैंने बोला था द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये चीज कौन सा एक्शन हो गया? आपने कहा सर ये परमानेंट नेचुरल एक्शन है, इसको कहते हैं नेचुरल एक्शन। बिल्कुल है। कौन सा टेंस? मैं पूछूंगा कौन सा पीरियड, तो आप होगा सर ये तो इंडेफिनिट पीरियड की बात कर रहे हैं आप। हम पूछेंगे क्यों कर रहे हैं? अरे सर ये तो परमानेंट नहीं, परमानेंट एक्शन है और ये नेचुरल एक्शन है, इसलिए तो इंडेफिनिट पीरियड की बात हो रही है। जब भी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए परमानेंट एक्शन किस में होगा, आप होगा सर इंडेफिनिट पीरियड में होगा। हैबिचुअल एक्शन कब होगा? वह रोज जो है हंसता रहता है, ठीक है। ही लाफ्स डेली, वो रोज हंसता रहता है, उसकी आदत है। तो ये हैबिचुअल एक्शन किस में आ जाएगा? आपको कहे सर ये तो उसमें आ जाएगा, किस में? इंडेफिनिट वाले पीरियड में आ जाएगा। तो ये सारे जो एक्शन होने वाले हैं परमानेंट, नेचुरल, हैबिचुअल, निश्चित रूप से इंडेफिनिट में होंगे, क्योंकि ये इसमें समय निश्चित नहीं होता है, बराबर चलने वाले एक्शन होते हैं, इसलिए इसको इंडेफिनिट पीरियड बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि क्या इन एक्शनों को हम पीरियड नंबर 2 में मानेंगे? नहीं मानेंगे, पीरियड नंबर 1 में ही रखा जाएगा। एक बात। दूसरी बात हम करेंगे कि पीरियड नंबर 2 की, तो पीरियड नंबर 2 को बोलते हैं टेम्परेरी एक्शन। एक तो हो गया पीरियड नंबर 1, दूसरा होता है टेम्परेरी एक्शन। इस एक्शन में क्या होता है? कुछ काम ऐसे भी हम लोग करते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, थोड़ी देर के लिए शुरू किए गए,
थोड़ी देर के लिए होंगे और थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगे, उसमें कोई लंबा टाइम का प्रयोग नहीं होना है, लंबा समय नहीं लगना है। जब लंबा समय नहीं लगना है, शॉर्ट टाइम के लिए होने वाले एक्शन हैं तो उनको बोलेंगे हम टेम्परेरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खा रहा है। अब बात करते हुए खाना खा रहा है तो इंग्लिश बनाएंगे ही इज़ ईटिंग, वह खाना खा रहा है। वो खा रहा है क्या? फूड खा रहा है। आपने कहा सर वो फूड खा रहा है, ठीक है, देख कौन सा एक्शन हो गया है? आप बोलोगे सर ये तो टेम्परेरी एक्शन है। क्यों टेम्परेरी एक्शन है? क्योंकि खाना खाने में कितना समय लगेगा, अभी शुरू किया है, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे एक्शन, वे दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग, कितने समय दौड़ेगा? अरे अभी दौड़ रहा है, अभी थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा। अब आपने कहा सर वह पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ेगा? घंटा 2 घंटा, उसके बाद दूसरा काम करेगा। जो एक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, टेम्परेरी एक्शन होते हैं, एक समय से शुरू हो रहे हैं, थोड़ी समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, ऐसे एक्शन को कहते हैं टेम्परेरी एक्शन। और टेम्परेरी एक्शन जो होने वाले हैं वो किस पीरियड में होंगे? अब यही तो पॉइंट है कि किस पीरियड में होंगे। आपको बस सर पीरियड नंबर 2 में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो पीरियड नंबर 2 का क्या नाम देंगे? आप सर पीरियड नंबर 2 का नाम आप कंटिन्यूअस दे दीजिएगा, बिल्कुल दे देते हैं। ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस पीरियड, ठीक। अब बात करते हैं प्रेजेंट पीरियड नंबर 3 की। 2 पीरियड मैंने समझ लिए। पीरियड नंबर 1 ऐसे एक्शन जो परमानेंट या नेचुरल होंगे, जिसमें समय की कोई सीमा नहीं है, कब तक होंगे, वो इंडेफिनिट टाइम की वजह से इंडेफिनिट पीरियड बोले जा रहे हैं। और ये वाला जो एक्शन है टेम्परेरी एक्शन, शॉर्ट टाइम के लिए हो रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी एक्शन के लिए हम कंटिन्यूअस, जो जारी है, समाप्त हो जाएंगे। कंटिन्यूअस को कई बार जो है प्रोग्रेसिव वर्ड से भी देखा जाता है ग्रामर में, यानी कि हम कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। बात करेंगे पीरियड नंबर 3 की। कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं जो एक समय सीमा से शुरू होते हैं, एक समय सीमा से शुरू होते हैं और वो एक्शन कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोला जाए इसी सेंटेंस को कि ही हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। आपने कहा सर ठीक है, खाना खा लिया है, कुछ ही देर पहले शुरू किया था लेकिन अब समाप्त हो गया है। ऐसे एक्शन जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएं उसको कहते हैं पीरियड नंबर 3, कंप्लीट एक्शन। उसको कहते हैं कंप्लीट एक्शन, जिसमें पूरी तरीके से काम समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें एक नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? परफेक्ट। क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इसका नाम रखा गया है परफेक्ट, सिर्फ परफेक्ट। क्या परफेक्ट? परफेक्ट पीरियड। तो 3 पीरियड की जानकारी मुझे हो गई। पहला पीरियड जो बिल्कुल इंडेफिनिट टाइम में होता है, परमानेंट नेचुरल वाले। सेकंड जो टेम्परेरी होते हैं, थोड़ी देर में शुरू हो रहे हैं और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए, जारी हैं, तो ये क्या हो गया? टेम्परेरी। और जो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं वो क्या हो गए? वो परफेक्ट हो गए। परफेक्ट माने होता है पूरी तरीके से समाप्त हो जाना, ठीक है। एक एक्शन बचता है हमारा, इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। ही हैज़ ईटन फूड, ठीक है, उसने खाना खा लिया है, यानी कि अब खाने का काम बिल्कुल नहीं रह गया, ठीक है। चौथा एक्शन की बात करेंगे वो है पीरियड नंबर 4। तो पीरियड नंबर 4 में ऐसे एक्शन होंगे जो अंडर कंप्लीट होंगे। अंडर कंप्लीट मतलब जो अभी चल तो रहे हैं लेकिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं। एक चीज, अब इसमें 2 तरीके के भाव छुपे होते हैं। अंडर कंप्लीट एक्शन में पीरियड नंबर 4 में 2 तरीके के भाव छुपे होते हैं। पहला भाव छुपा होता है, ध्यान समझेंगे, परफेक्शन का, परफेक्शन का, और दूसरा छुपा होता है इसमें अंडर कंप्लीट का। ओके, इसमें 2 प्रकार के भाव छुपे होते हैं, यानी कि 2 प्रकार का एक्शन होगा। एक तो इसमें होगा परफेक्शन का भाव, दूसरा होगा अंडर कंप्लीट, यानी कि अभी समाप्त नहीं हुए हैं। तो ऐसे हम जो हैं, ऐसे हम जो पीरियड को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी और मैं एग्जाम्पल से अभी समझाता हूँ। इसमें 2 प्रकार के भाव होते हैं, परफेक्शन, अंडर परफेक्शन या अंडर कंप्लीट। यानी एक वो जो पूरा हो गया हो,
लेकिन कैसे, अभी हाल में पूरा हो गया हो। और दूसरा वो जो अभी पूरा नहीं है, जो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा होता है, उसमें दो भाव छुपे होते हैं। एक पहला जो पूरी तरह से समाप्त हो गया हो बिल्कुल अभी हाल ही में, और दूसरा वो जो अभी समाप्त नहीं चल रहा है। जी हाँ, इसमें इसी प्रकार के दो भाव छुपे होते हैं। इस वाले पीरियड को हम जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर इसको हम इस तरह से बोले कि ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑल डे, फिर बोलते हैं हम ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दो मैंने एग्जाम्पल दिए, नंबर एक ये वाला और नंबर सेकंड ये। दो एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑल डे, ही हैज़ बीन प्लेइंग 2 आवर्स। दो सेंटेंस है और दोनों में हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पहला वाला सेंटेंस जो है ये, इसमें क्या है, इसमें परफेक्शन, यानी कि इसमें कोई भी काम वे खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑल डे, वे खेल रहा है, खेलता रहा है। ऑल डे, दिन भर, वे दिन भर खेलता रहा है, ये भाव निकल रहा है। अब इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें ये छुपा हुआ है कि उसने सुबह से खेलना शुरू किया, दिन भर खेला और अभी हाल कुछ मिनटों पहले तक ये खेलता रहा। तो इस भाव में इसने काम तो समाप्त कर दिया है, इस लड़के ने खेलने का काम समाप्त कर दिया है। खेलता रहा है लेकिन अब नहीं खेल रहा है, कुछ मिनट पहले तक खेलता रहा है। इसके गंदे कपड़े अभी भी हैं और इसको देखकर हम कह सकते हैं कि दिन भर खेलता रहा है लेकिन अब नहीं खेल रहा है। तो एक भाव तो ये छुपा है कि कोई काम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और दूसरा, ही हैज़ बीन प्लेइंग 2 आवर्स, वे 2 घंटे से खेल रहा है। इसमें काम का पूरा होना नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी भी इसका खेलना जारी है। 2 घंटे हो गए हैं खेलते खेलते, लेकिन अभी पूरी तरीके से खेलना इसका बंद नहीं हुआ है, ये अभी भी खेल रहा है। तो क्या मैंने सीखा कि इस वाले पीरियड में, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट, जिसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो एक तो इसमें सेंटेंस का काम कैसा हो गया सर, पूरा हो गया है। और दूसरे वाले में क्या हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ पूरा। तो इस चीज़ पे धोखे में नहीं रहना, ये डाउट को हमेशा ध्यान रखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक तो वो जो अभी जस्ट कुछ मिनट पहले ही खत्म समाप्त हुआ है, और दूसरा वो जो अभी जारी है। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, जब अच्छी एडवांस लेवल की आप स्टडी करेंगे, एग्जाम में कई बार पूछने को भी आया हुआ है कि ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑल डे। क्या इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? किस तरीके से? इस तरीके से कि ही हैज़ प्लेड ऑल डे। क्या ये सेंटेंस को ही हैज़ बीन प्लेइंग ऑल डे को क्या हम ही हैज़ प्लेड ऑल डे में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? ये और ये क्या दोनों सेंटेंस सही हैं? एक है प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या इन दोनों को इस प्रकार लिखा जा सकता है? दोनों सही हैं? बिल्कुल, ये दोनों सही हैं, गलत नहीं है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ पर भी परफेक्ट का भाव छुपा है और यहाँ पर भी परफेक्ट का भाव छुपा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को कई बार एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको स्टडी करते समय देखने को मिलते हैं कि हाँ, इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें धोखे में ना रहिएगा, कभी कभी हम लोग सही को भी गलत कर बैठते हैं एग्जाम्स में। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स में ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस वाले सेंटेंस में अभी काम जारी है, परफेक्ट समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ ही हैज़ प्लेड नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मैंने समझा। क्या समझा? कि किसी भी टाइम की फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम के 4 पीरियड होंगे, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 4 पीरियड होंगे और चारों पीरियड एक्शन पर डिपेंड है। चारों पीरियड एक्शन पर डिपेंड है।
एक्शन 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 एक्शन। एक एक्शन होगा परमानेंट नेचुरल, दूसरा होगा टेम्परेरी, तीसरा एक्शन होगा कंप्लीट एक्शन, फिर होगा अंडर कंप्लीट या कंप्लीट। तो अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, अलग अलग एक्शन की कैटेगरी है। लेकिन ये एक्शन किससे प्रभावित होते हैं? ये एक्शन प्रभावित होते हैं पीरियड से। क्यों? क्योंकि कोई एक्शन थोड़े समय के लिए है, कोई एक्शन लंबे समय के लिए है, कोई एक्शन हुआ और समाप्त हो गया, कुछ एक्शन हो भी रहा है और समाप्त नहीं हुआ। तो अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग एक्शन के हिसाब से इनके 4 पीरियड बनाए गए। बनाना हमारी ग्रामर की मजबूरी है, बनाना ही पड़ेगा। और इन चारों पीरियड को अलग अलग प्रकार के नाम रखा गया। इंडेफिनिट समझाया कि इंडेफिनिट मतलब क्या हुआ? जो एक्शन अभी पूरी तरीके से उनका समय निश्चित नहीं है, इसलिए इंडेफिनिट है। टेम्परेरी कंटिन्यूअस, बिल्कुल जो अभी जारी है वो टेम्परेरी है। क्यों? वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तीसरा कंप्लीट एक्शन, जो बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया हो वो कंप्लीट हो गया। अंडर कंप्लीट या कंप्लीशन, जो अभी हाल ही समाप्त हुआ है, अभी हाल का मतलब कुछ ही मिनट पहले ही समाप्त हुआ है, ऐसा बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि अभी हाल ही समाप्त हुआ है ऐसा। और दूसरा वो जो अभी जारी है। ये दोनों प्रकार के भाव इसमें छुपे होते हैं। 4 पीरियड। अब हम बात करते हैं टेंस की। अभी तक एक माइंड में एक चीज़ आई होगी कि सर टाइम तो समझ में आ गया, पीरियड भी समझ में आ गए कि छोटे छोटे 4 पीरियड होते हैं, लेकिन टेंस किसको बोलते हैं? मैं बता दूं, टेंस किसको कहते हैं? इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही टेंस बोलते हैं। मतलब ये इस पीरियड को, जो 4 पीरियड है, पीरियड 1 2 3 4, इन्हीं पीरियड को दूसरी भाषा में, दूसरी टर्मिनोलॉजी में टेंस ही बोला जाता है। या तो आप पीरियड बोल लीजिए या तो टेंस बोल लीजिए, दोनों बात बराबर है। क्यों? क्योंकि टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। टेंस बोलते हैं द फॉर्म ऑफ द टाइम। ये इसकी परिभाषा होती है। किसकी? टेंस की। टेंस की परिभाषा होती है द फॉर्म ऑफ द टाइम, इसको टेंस बोलते हैं। यानी कि समय के जो रूप हैं, समय के जो रूप होगा, अब कितने रूप हैं? 4 रूप है, तो फॉर्म्स कर देंगे। तो समय के जो रूप है, कितने रूप है? 1 2 3 4। जो रूप है, रूप को पीरियड कहते हैं, रूप को हम टाइम भी बोलते हैं, टेंस भी बोलते हैं। तो टेंस का मतलब भी पीरियड और पीरियड का मतलब भी टेंस होता है। जो 4 प्रकार के रूप, 4 प्रकार के पीरियड और 4 प्रकार के टेंस, तीनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम एक एक करके अच्छी तरीके से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करेंगे और सीखते हैं। तो पहले टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम यहाँ पर डिटेल में और अच्छी तरह से हम प्रयास करते हैं समझने का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, हमने टेंस बहुत पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, जिससे कि एक बड़े से बड़े एग्जाम्स को हम लोग क्लियर कर पाएँ। ठीक है, बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो मैंने जाना है सर, क्या बहुत क्लास में पढ़ा है सर, हिंदी सेंटेंस के बाद के अंत में ता है, ती है, ते होता है। अरे नहीं, हम ता और ती नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर जो है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ता है, ती नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम को हम कैसे यूज़ करते हैं एक डायलॉग में, स्पीच में, लैंग्वेज में, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वहाँ पर मुझे फ़ायदा मिलेगा, इसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज़ कब करते हैं, कहाँ करते हैं। नंबर 1 हमने बताया था आपको बहुत अच्छी तरीके से, क्या कि जब परमानेंट एक्शन होगा। आपने कहा सर जब परमानेंट एक्शन होगा या हैबिचुअल, आपने कहा सर ठीक है, हैबिचुअल एक्शन हो नंबर 2 पे, या कोई रेगुलर एक्शन हो, इस बारे में मैंने अभी चर्चा की थी। इस तरीके के जो एक्शन होते हैं ये हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक बात और बता दूं, इन 3 को बहुत अच्छी तरीके से माइंड में आपको सेट करने की ज़रूरत है। ये चीज़ क्या कि परमानेंट, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन को ही हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म में ही रखा जाएगा, वो चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, या फिर वो किसी भी टेंस का हो। लेकिन ये इसकी जब कभी बात आती है तो वो हमेशा टेंस इंडेफिनिट ही होगा। दैट्स ऑल। तो हम बात कर रहे थे परमानेंट एक्शन में कि इस तरीके से एक्शन आते हैं।
अच्छा, एक बात और, ये तो क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ ऐसे वर्ड, कुछ टाइमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जिसको देखकर ये पता चलता है कि नहीं ये परमानेंट ही एक्शन होगा, नहीं मैं इसको इंडेफिनिट में ही बनाऊंगा। इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसको देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है बनाने का, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एक सब्जेक्ट को रखना होता है। एक सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है, पहले सब्जेक्ट होनी चाहिए, फिर वर्ब होनी चाहिए, और फिर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। लेकिन 3 चीज़ें होना अनिवार्य है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस बन जाता है। आपने कहा सर ठीक है। अब सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो सब्जेक्ट एक होता है सब्जेक्ट सिंगुलर। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है सर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर की जब हम बात करेंगे तो इसकी हम वर्ब की अगर बात करेंगे तो वो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या क्या होते हैं। आप बोलोगे सर ही होता है, ठीक है, शी भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, इट भी होता है, ठीक है, और या कोई भी वन ऑब्जेक्ट, कोई भी वन ऑब्जेक्ट हो, कोई एक वस्तु हो, ये इतनी चीज़ें जो होंगी, या दिस हो, ठीक है, या दैट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप जो देख रहे हैं, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस में रखे जाएंगे तो ये सिमिलर ही होंगे। और यहाँ पर हमने कहा वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी एक वस्तु का नाम, जैसे मोहन, वन चेयर, वन टेबल, सीता गीता, यानी कोई भी सिंगुलर। सिंगुलर की आप बात करेंगे तो वन चीज़, एक चीज़ को सिंगुलर बोलते हैं, ठीक। ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई है। अब बात आ रही है वर्ब की। हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब को समझने के लिए थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में समझा दें कि वर्ब किसको कहते हैं, ये वर्ब होती क्या चीज़ है। ओके, अगर हमने वर्ब को कॉन्सेप्ट को, वर्ब के कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो उसको यूज़ करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है? अब वर्ब होता है एक प्रकार का टेंस को दिखाने के लिए एक के हेल्पर मान लीजिएगा। वर्ब हमेशा जो है क्या करती है, शो करती है। शो माने दिखाती है। किसको दिखाती है? द टाइम को दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है। टाइम को दिखाएगी और क्या दिखाएगी, एंड इट्स टेंस, और उसके टेंस को दिखाएगी। अब टेंस का मतलब मैंने अभी बताया है कि टेंस किसको कहते हैं, उसके पीरियड को कहते हैं। तो वर्ब का काम है टाइम को दिखाना और उसके टेंस माने उसके पीरियड को दिखाना, ठीक है, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास करता हूँ कि वर्ब क्या है। जैसे मैंने कहा, यहाँ लगा दिया ही, फिर मैंने कहा कि ही ईट्स, वह खाता है। फिर मैंने बोला ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि ही हैज़ ईटन, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि ही हैज़ बीन ईटिंग। ये 4 प्रकार की मैंने बातें लिख दी। आपने कहा सर आपने तो लिख दी, आपने सर इस चारों पीरियड लिख दिए, आपने वो चारों टेंस लिख दिए जो अभी आपने समझाए थे। बिल्कुल समझाए थे, लेकिन मैं समझाना चाह रहा था कि वर्ब क्या है। तो ये ईट्स आप देखेंगे, ये क्या है, आप कहोगे सर जी इंडेफिनिट है, बिल्कुल है। और इज ईटिंग से क्या पता चला, आप कहोगे सर ये तो कॉन्टिन्यूअस है। हैज़ ईटिंग से क्या पता चला, आप कहोगे सर ये तो परफेक्ट है। और इससे क्या पता चला, हैज़ बिन, आप कहोगे सर ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, बिल्कुल है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि चारों जो पीरियड यानी चारों जो टेंसेस हैं, ये किसके थ्रू हम समझ पा रहे हैं। आप कहोगे सर वर्ब की सहायता से समझ पा रहे हैं। अगर वर्ब ही नहीं होगी तो हम समझ कैसे पाएंगे, बिल्कुल। और वर्ब को हम बोलते क्या है, एक्शन। ध्यान रखिएगा, वर्ब का दूसरा नाम क्या है, एक्शन। और एक्शन और टाइम का तो बड़ा ही गहरा संबंध है। जहाँ एक्शन है वहाँ पीरियड है, जहाँ पीरियड है वहाँ एक्शन है, और दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वर्ब। तो वर्ब के कितने रूप हैं, आप कहेंगे सर वर्ब के तो 4 रूप हैं। 1 2 3 4, 4 पीरियड में चारों प्रकार से यूज हो रही है। जी हाँ, इसी को हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब का काम है एक्शन, और एक्शन करना होता है, और इन समय को दिखाना भी वर्ब का काम होता है। एक चीज
तो ये हमने सीखा। और टेंस के बारे में मैंने बताया था, टेंस किसको बोलते हैं, इसी को हम टेंस बोलते हैं। इन 4 प्रकार के अलग अलग जो पीरियड है इसको हम टेंस बोलते हैं। और टेंस को दिखाने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, उसको वर्ब बोलते हैं। दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें हो गई वर्ब की डिटेल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो किस रूप में करेंगे, उसका रूप, उसकी शक्ल कैसी होगी। तो ध्यान दीजिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो मेन वर्ब होगी इसको कहते हैं मेन वर्ब, इसका पहला वाला फॉर्म होगा। अब पहला फॉर्म क्या होता है उसको आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि आप देखेंगे वर्ब ईट का पहला फॉर्म ईट होता है, ठीक है। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में आपको एस लगाना पड़ेगा या तो ईएस लगाना पड़ेगा, यानी कि ईट में आपको यस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कब लगाएंगे हम, ये हम तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये हम कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और फिर उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हम कब करते हैं, हमेशा नहीं करेंगे। इसमें शर्त ये है कि जब मूड की बात आ जाए। मूड कैसा होना चाहिए, मूड होना चाहिए अफर्मेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में नहीं होगा, उसका मूड नहीं होगा, यानी कि नॉट वाला शब्द नहीं होना चाहिए, तब आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर बात नेगेटिव की आ जाए या बात इंट्रोगेटिव की आ जाए, तब हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव की बात आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम ऐसा करते हैं यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर डज, और डज के साथ हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे बोलेंगे क्या, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है, या हम बोलेंगे डज, ठीक है, ही गो या नॉट गो, कुछ भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है। तो इस 2 मूड में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, 2 मूड की अगर बात करें तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पर लेना पड़ा। इसके बाद ये क्या है, ये मेन वर्ब का पहला फॉर्म है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैं एक बार बोलूं कि डज नॉट या डज नॉट को हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहां पर लिख देंगे डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एचपी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है कि यहां पर सर सब्जेक्ट अगर प्लूरल माने क्या, अगर दे हो, ठीक है, यहां लिख देते हैं प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो क्या करेंगे, जैसे कि दे हो, वी हो, यू हो, कब, और यहाँ पर आई का प्रयोग भी प्लूरल में रखा जाता है। आई वैसे सिंगुलर होती है, आई वैसे सिंगुलर होती है, लेकिन 99% केस में इसको हमेशा प्लूरल ही माना गया है। ये इस बात का अपवाद है। केवल आई को एक चीज पर ध्यान रखना होगा, क्या, कि आई केवल आई के साथ वॉज और आई के साथ केवल एम, इसको ही सिंगुलर माना गया है। ये ध्यान रखिएगा, इन 2 को ही सिंगुलर माना गया है यहाँ पर। और बाकी अगर बात करेंगे, इसको छोड़ दें तो जितने भी वर्ब होंगी, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगी, सब के सब प्लूरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये हो गई दे, बी, यू और आई, या कोई सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, जो मोर देन 1, जो एक से ज़्यादा हो। तो ऐसे सब्जेक्टों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्जेक्ट को हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर बात अफर्मेटिव की आएगी तो हमें मेन वर्ब का केवल पहला फॉर्म लगाना पड़ेगा, सिर्फ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मूड कौन सा होना चाहिए, आपको कि सर अफर्मेटिव मूड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बात जब नेगेटिव की आ जाए या इंट्रोगेटिव की आ जाए, तब क्या करेंगे, तब सर आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू नॉट लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाना पड़ेगा। किसमें, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। ये कॉन्सेप्ट हुआ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट। इसका अगर सेंटेंस बनाते हैं तो बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या,
यहाँ ले लेते हैं कि दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, दे डू नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू दे नॉट लगाओ या नहीं लगाइए, बट डू लगाना पड़ेगा, डू दे गो टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, ये हो गया है हमारा नेगेटिव, और ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। मैं यहाँ ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनका यूज़ किया जाएगा आगे चल के, इसलिए हम कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्रांसलेशन पर फोकस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हुई है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं किसी भी टेंस को समझने के लिए, ये चीज़ आपने सीखी। अब हम बात ये करेंगे ऐसे कौन से टाइमिंग वर्ड हैं, ऐसे कौन से टाइमिंग वर्ड हैं जिसको देखकर हम समझ पाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। मतलब ये कुछ टाइमिंग वर्ड की अगर हम बात करें, टाइम वर्ड, वो कौन से टाइम वर्ड्स होंगे जिसको देख के मुझे ये पता चले, वो वर्ड होंगे हमारे ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ये चीज, डेली, एवरीडे, इस चीज को देखिएगा। ये ऐसे वर्ड हैं, ऑफन, जनरली, यूजली, जनरली, बहुत से वर्ड होते हैं इस तरीके से, यूजली, जनरली, ऑकेजनली, फ्रीक्वेंटली। कुछ वर्ड आपको लिखने का लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली, कैजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली, बहुत से वर्ड होते हैं। ये ऐसे टाइमिंग वर्ड बोलते हैं जिसको हम देखकर समझ पाते हैं कि वो टेंस इंडेफिनिट होगा। वो टेंस कैसा होगा, इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट की अगर बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है। जी हाँ, ये वर्ड जो है जो आप देख रहे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तीनों को दर्शाते हैं। ठीक है, शर्त एक कि वो केवल इंडेफिनिट ही होना चाहिए, इंडेफिनिट ही होगा। लेकिन जनरली 99% जनरली क्या होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट ऑफ एग्जाम्स को देखकर बोले, या हम जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक बात तो एक सेंटेंस बनेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज प्लेज इन द फील्ड। अब मान लीजिए सेंटेंस है, वह हमेशा फील्ड में खेलती है, वह हमेशा फील्ड में खेलती है। अब होता क्या है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शी इज़ ऑलवेज, ये लिखना सही होगा? ये तो गलत हो जाएगा। शी इज़ ऑलवेज प्लेइंग, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, एवरीबॉडी, सेल्डम, समटाइम्स, कैजुअली, ऑकेजनली, यूजुअली, ये सारे जो टाइमिंग वर्ड कभी नहीं हो सकता कि ये कंटिन्यूअस में होंगे। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ऑलवेज यहाँ पर ऑफन लगा दीजिएगा, OFTN, तो भी ये गलत हो जाएगा। और यहाँ अगर आपने ऑफन लगा दिया यहाँ ऑलवेज की जगह पर ऑफन, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफन की जगह पर आप कुछ भी लगाइए, समटाइम्स लगाइए, यूजुअली लगाइए, सेल्डम लगाइए, कुछ भी लगाइए, सब सही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इंडेफिनिट को ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन कंटिन्यूअस में आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, ING नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। इसी को पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर एग्जाम में भर भर के कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत इस तरीके की एरर्स आती हैं। तो ये बात हो गई है टाइमिंग वर्ड को ध्यान में रखने की। अब एक बात करेंगे, स्पेशल वर्ड है इसमें ऑलवेज। ये चर्चा में कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट रहता है। इसके विशेष वजह है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑलवेज है
क्योंकि जो ऑलवेज है इसको दो तरीके से यूज करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा गलत। एक चीज, अगर ये लिखते हैं ही इज ऑलवेज प्लेइंग हियर, वो हमेशा जो है यहाँ खेलता रहता है। ही इज ऑलवेज प्लेइंग हियर सो ही हैज बीन पनिश्ड। ये एक सेंटेंस एक कॉमन एरर बना रहा है। अब इसमें देखा जाए शी इज ऑलवेज प्लेइंग, ऑप्शन नंबर ए हियर, बी सो, सी बना दे और जो पूरा सेंटेंस डी बना दे। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? ऐसे कॉमन एरर बन के बहुत आती हैं। लेकिन होता क्या है, हमने एग्जाम से देखा स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने कभी आ जाए, रियलिटी बताइए क्या होगा? अब यही तो कहोगे अरे ही इज ऑलवेज, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही करके आए, किसमें चेक मार्क लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए में लगा देंगे। लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी कॉन्सेप्ट ऑलवेज को लेकर हमें पता नहीं। होता क्या है कि ऑलवेज का प्रयोग जब डिसलाइकिंग के सेंस में, इरिटेशन या गुस्सा के सेंस में जब बोला जाता है तो इस ऑलवेज को हमेशा कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। कैसा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ऑलवेज जब डिसलाइकिंग की जब बात करेंगे, डिसलाइक की बात करेंगे, जब एंगर गुस्से की बात करेंगे, ये भाव छुपा हो तो इसको आप क्या करेंगे? उसको आप कॉन्टिन्यूअस में यूज जरूर करें, तब इंडेफिनिट फॉर्म में यूज बिल्कुल ना करें। एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज प्लेइंग हियर सो ही हैज बीन पनिश्ड। अब उसको देखो, ही इज ऑलवेज प्लेइंग हियर, वो यहाँ पर हमेशा खेलता रहता है। हिंदी क्या निकल रही है? वो अक्सर यहाँ हमेशा वो यहाँ खेलता रहता है, इसलिए इसको यहाँ उसको क्या किया गया? इसलिए उसको दंडित किया गया। सो ही हैज़ बीन पनिश्ड, उसको दंडित क्यों किया गया? क्योंकि वो अक्सर यहीं पर खेलता रहता है। तो ये बात हो गई है गुस्से और डिसलाइकिंग की। भाई दंडित तो तभी किया जाएगा जब कोई गुस्सा होगा, तो ऐसे सेंस में ऑलवेज का यूज बिल्कुल सही। तो ये हो गया नो एरर। अगर पांचवा ऑप्शन होगा नो एरर का, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे सर नो एरर। तो चेक मार्क किसमें लगाएंगे? चेक मार्क लगाएंगे जी वाले ऑप्शन में। क्योंकि आपको तो नॉलेज हो गई है कि ऑलवेज इरिटेशन डिसलाइकिंग सेंस में कभी भी इंडिफरेंट में नहीं, कंटिन्यूअस में हो रहेगी। तो ये तो सेंटेंस सही हुआ। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए ही इज ऑलवेज प्लेइंग हियर, आप बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट, ऐसा कोई सेंटेंस क्लॉज नहीं है जो इसको ये बता रहा हो कि यहां पर एंगर हो। ऐसा कहीं पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा था, यहां से कि उसको दंडित किया गया, यहां से पता चला था कि यहां पर गुस्से की बात है, सही हो गया। यहां तो पता नहीं चल रहा है, सिंपली क्या ही इज ऑलवेज प्लेइंग, या सेंटेंस गलत हो गया। करेक्शन क्या होगा? ही ऑलवेज प्लेज, इसका करेक्शन ये होगा। तो इस तरीके के कॉमन एरर भर भर के एग्जाम्स में आने वाली हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि टाइमिंग वर्ड का कैसे यूज़ करते हैं, और भी इसका यूज़ है उसको भी देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कुछ और सिचुएशन में भी यूज़ करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है उसको देखते हैं। जैसे कि अगर कोई एक लंबा सा सेंटेंस है, माने कि दो क्लॉज है, पहला क्लॉज बोलेंगे डीसी, लंबे क्लॉज को, एक जो लंबा क्लॉज सेंटेंस होता है, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक बड़ा सा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज होते हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एमसी। एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है इफ ही डॉट डॉट डॉट, और यहां कर देते हैं वर्क, और यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे ही विल नॉट पास। इसको देखते हैं। ये एक लंबा सा सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। इस सेंटेंस बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसमें दो क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज होता है डीसी,
ये डीसी क्या चीज़ होती है? पहला क्लॉज यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे डीसी। डीसी माने होता है डिपेंडेंट क्लॉज, निर्भर क्लॉज, ठीक है। दूसरा क्लॉज होता है ये, इसको कहते हैं मेन क्लॉज, एमसी, मेन क्लॉज। ये है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक होता है डीसी, दूसरा होता है एमसी। दो क्लॉज होते हैं और यहीं पर हमारी कॉमन एरर बनती है। पहला क्लॉज की जो बात करेंगे डीसी की, तो डीसी क्लॉज हमेशा जो है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और बनाना ही चाहिए इंडेफिनिट फॉर्म में, इसको इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनाएंगे और इसको बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। और एक चीज और बताना चाहूँगा, इंडेफिनिट को ही सिंपल बोला जाता है, यानी कि आप इंडेफिनिट बोले या सिंपल, दोनों बात एक है। एक बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में और दूसरा बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में, ठीक है, ये वाला बात। और अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ग क्रिया को भरना हो, कि वर्ग क्रिया को यहाँ पर भरना हो ही के बाद, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि इसको इंडेफिनिट बनाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट तो ही है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसे लगाएंगे? मेन वर्ब के पहले वाले फॉर्म में एस ही एस लगाएंगे, तो वर्ब में केवल एस लगेगा, तो ही वर्क्स, और यहाँ आ जाएगा इफ, तो ही वर्क्स, यही तो होगा। लेकिन एग्जामिनर में क्या होता है? ही इज वर्किंग, हैज़ वर्केड, हैज़ बीन वर्किंग, तरह तरह के स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन हमें करेक्शन करना होगा यहाँ पर। तो हमने क्या समझ पा रहा, हम सीखना क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ ये सीखना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो दूसरा किस में हो जाएगा? फ्यूचर में हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी बात ये कि यहाँ विल भी हो सकता है, यहाँ पर विल भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है। अब एक चीज़ पकड़ के नहीं बैठना कि सर सिर्फ विल ही हो सकता, नहीं, ये भी हो सकते हैं। मॉडल, इसको मॉडल कहते हैं, कोई भी मॉडल हो सकती है, ये जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप वुड का प्रयोग नहीं करें। अगर वुड का प्रयोग कर देंगे तो गलत, अगर आप यहाँ पर कुड आ गया तो गलत, अगर यहाँ पर माइट आ गया तो भी गलत। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब आपको सर जी क्या कर रहे हैं आप? सिंपल सी बता दूँ, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये सिंपल फ्यूचर में होगा, यानी कि ए भी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ए भी इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट के लिए क्या होता है? विल, कैन, मे, मस्ट। लेकिन कौन सा टेंस? प्रेजेंट, पास्ट में नहीं। तो वुड, कुड जी क्या है? ये सर पास्ट है, हम पास्ट की चर्चा कर ही नहीं रहे यहाँ पर, ये तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हमेशा इसका पेयर बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट के ही साथ ही बनेगा। विल, कैन, मे होगा, कुड, माइट, और ये वुड बिल्कुल नहीं होगा। तो दो तरीके की कॉमन एरर होती है, एक तो ये और एक तो ये तो चीज़ हुई। लेकिन इफ़ के साथ और भी कुछ कंजक्शन ऐसे हैं जो इसी तरीके का बिहेव करते हैं। वो कंजक्शन कौन से हैं उनको देखिए, ये मैंने बॉक्स में बनाया, यहाँ पर देखिएगा। कुछ और भी कंजक्शन है, इसको यहाँ पर देखिए। जैसे व्हेन, बिल्कुल, इन केस, इफ, अनलेस, अनटिल, ये हो गया अनटिल, सो लॉन्ग एस या एज सून एस। ये देखिए, ये भी वो स्ट्रक्चर है, प्रोवाइडेड दैट। मैं ये सब समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर इफ की जगह पर फिर से देखिएगा, इफ के प्लेस में यहां पर आप व्हेन लगाइए, यही बात फॉलो करनी है। इन केस लगाइए तो भी यही बात फॉलो करनी है। कुछ भी लगाइए, स्ट्रक्चर हमारा सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कहाँ पर होंगे? ये पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पर डीसी क्लॉज में होंगे। ये कौन सा क्लॉज बनाते हैं? ये सर डीसी क्लॉज बनाएंगे, डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे। ये वाले कंजक्शन यहाँ नहीं होंगे, ये वाले कंजक्शन यहाँ होंगे, डीसी क्लॉज में होंगे। और डीसी क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए अगर यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है। एक बात तो इस चीज़ को समझा। बात केवल हम यहाँ पर करेंगे अनलेस की, इसमें थोड़ा सा सावधान रहिएगा।
अनलेस में क्या सावधानी रखनी है उसको थोड़ा सा समझाते हैं। अनलेस को में थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि अनलेस मतलब होता है इफ नॉट, अनलेस होता है इफ नॉट, यानी कि अनलेस के अंदर कहीं न कहीं नेगेटिव ना शब्द छुपा होता है, ठीक है। तो इसके साथ कभी आप ये नहीं करेंगे, क्या इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना, गलत हो जाएगा। अनलेस के साथ नेवर का प्रयोग नहीं करिएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। किस तरीके से एरर बनती है एग्जाम्स पे उसको देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि अनलेस शी डज नॉट वर्क हार्ड, जब तक वो हार्ड वर्क नहीं करेगी, कॉमा लगा के क्या करेंगे, शी कैन नॉट पास नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज़ को देखिएगा। तो क्या ये सेंटेंस सही है? आपको नहीं सर ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, एक तो नॉट का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर देखिए ये नॉट नहीं होना चाहिए, और जब नॉट नहीं होना चाहिए तो डज का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के डज नॉट होना ही नहीं चाहिए। तो करेक्शन क्या करेंगे, अनलेस के बाद शी केवल वर्ग क्रिया बची है, यस, तो वर्ग में केवल क्या करेंगे, यस लगा देंगे, बस करेक्शन हो जाएगा। लेकिन डज नॉट को हटा देंगे, वर्क्स कर देंगे। शी अनलेस वर्क्स हार्ड शी कैन नॉट पास। इस तरीके से अनलेस में कॉमन एक्स्ट्रा एरर आ जाती है, नॉट वाली भी, ठीक है। तो ये वो कंडीशनल, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल कंजक्शंस के नाम से जाना जाता है। ये कंजक्शन कैसे, कंडीशनल कंजक्शंस है, इसको बड़ा ही ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड कि कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको भी समझ लेते हैं। कुछ और भी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना होता है, और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें वहाँ पर धोखा मिल जाता है। वो क्या धोखा होता है, वो ये हो जाता है कि जब बात आती है हिस्टोरिकल की, हिस्टोरिकल एक्शन की, जब बात आती है टीवी ब्रॉडकास्टिंग की, जब बात आती है न्यूज़ और हेडलाइंस की, ठीक है, जब बात आती है राइटर या कोई रिलीजियस स्टेटमेंट की जब बात आती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जब कभी हिस्टोरिकल एक्शन की बात हो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग की बात हो, न्यूज़ हेडलाइंस की बात हो, या कोई राइटर रिलीजियस स्टेटमेंट की बात हो, या कभी स्टोरी टेलिंग की बात हो कि हमें कोई कहानी सुनानी हो। अब ये कहोगे सर ये सब क्या हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम बताने जा रहे हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्या कि हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं, इतिहास में होने वाली घटनाएं, इतिहास में होने वाले ऐसे काम, या टीवी ब्रॉडकास्टिंग यानी कि टीवी में आने वाली समाचार होने वाली घटनाओं को, भले ही वो भूतकाल में घट गई हो, जब ऐसी बातों को, या न्यूज़ हेडलाइंस में कुछ ऐसी हेडलाइंस की बात करें जो भूतकाल में पास्ट में हो चुकी हो, यानी कि सारी बातें पास्ट में हो चुकी हो। क्या क्या पास्ट में हो चुकी हो, सब कुछ, राइटर की या कोई धार्मिक स्टेटमेंट, कोई कोटेशन, ये सारी बातें जो भूतकाल में हो चुकी हो, स्टोरी जो भूतकाल पुरानी हो। हम बात कर रहे हैं इन सब की जो पास्ट में हैं, जो घटनाएं पास्ट में हो गई हैं, लेकिन इन सारी घटनाओं को जब हमें लाइव करना होता है, पॉइंट की बात, जब हमें इसको क्या करना होता है, जब हमें इनको लाइव करना होता है, उसको हमें बिल्कुल फ्रेश ताज़ा बनाकर बोलना होता है, तब इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल को समझाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ हिस्टोरिकल एक्शन की बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी
महात्मा गांधी अपने अनुयायियों से प्रेम करते हैं। आप कहोगे सर महात्मा गांधी तो है नहीं, तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सर बात कैसे कर सकते हैं? आप तो ऐसे बोलिए ना कि महात्मा गांधी अपने अनुयायियों से प्रेम करते थे, ऐसे बोलिए ना। अरे भाई ये तो बोलना ठीक है, लेकिन जब लाइव की बात आती है, लाइव का मतलब होता है जब किसी के सामने ज़्यादा जोर देकर या उसको तरोताज़ा बनाकर पेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में हम इंडेफिनिट को ही यूज़ करेंगे। लिखेंगे गांधी जी लफ्ज़ प्यार करते थे, किससे प्यार? हिज फॉलोवर्स से। ओके, फॉलोवर्स यहाँ लिख लेते हैं, फॉलोवर्स से। तो आपने देखा कि लफ्ज़ का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे, पास्ट में नहीं बनाएंगे, भले ही घटना पुरानी हो। क्यों? हम इसको लाइव कर रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं महात्मा गांधी जीवित हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी जो घटनाएं हैं, उनके जो एक्शन है वो जीवित हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं, तो हमें इंडेफिनिट में ही बोलना पड़ेगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर कहीं लफ्ज़ लिखा मिल जाए तो उसको आप गलत नहीं समझिएगा। ठीक। सेकंड, यहाँ पर टीवी ब्रॉडकास्टिंग की बात, जब टेलीविज़न में कोई एंकरिंग करता है या कोई समाचार को, न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या कहते हैं? वहाँ भी बोला जाता है। जैसे कि बोला जाए मोदी जी ने या किसी मिनिस्टर ने कल जो है मीटिंग ली थी, ओके, यानी द मिनिस्टर्स हेल्ड द मीटिंग यस्टरडे। अरे लेकिन जब ब्रॉडकास्टिंग की बात आती है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? हम लिख सकते हैं कि द मिनिस्टर, किसी भी मंत्री ने होल्ड्स करते हैं, क्या करते हैं? होल्ड्स करते हैं, किसको? द मीटिंग को। अब आप देखेंगे सर आप होल्ड्स को प्रेजेंट टेंस में हम बना रहे हैं, मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं। मीटिंग, मिनिस्टर ने मीटिंग कर ली थी, लेकिन टीवी में जब प्रसारण किया जाएगा तो इसको इंडेफिनिट फॉर्म में ही बोला जाता है। क्यों? कि इसको यूँ दिखाया जाता है कि घटना बिल्कुल अभी हाल की है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंडेफिनिट फॉर्म में ही प्रेजेंट करेंगे। न्यूज़ हेडलाइंस, कभी न्यूज़पेपर में देखिएगा क्या कि विराट कोहली हिट्स 4 सिक्सेस। आप बोल सकते हैं क्या? विराट कोहली, यानी कि विराट हिट्स क्या किया? 4 सिक्सेस, 4 छक्के लगा दिए उसने। कब लगाए थे? कल छक्के लगाए, कितने? 4। लेकिन हम प्रेजेंट में इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि उसको हम लाइव बना रहे हैं, और लाइव जब बनाते हैं तो इसको हम किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात। दूसरी, राइटर रिलीजियस स्टेटमेंट, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, कोई बड़े बड़े लेखक होंगे, वो भी भले ही भूतकाल में बोल गए हों, लेकिन उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो कथन हैं, जो उनकी जो थ्योरीज हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वो जीवंत हैं, जीवित हैं। जैसे बोला जाए कि मिल्टन सेज, मिल्टन सेड नहीं बोलेंगे, मिल्टन सेज। मिल्टन कहते हैं, मिल्टन कौन है? कवि है, तो आप बोलेंगे मिल्टन सेज। यहाँ पर सेड नहीं बोलेंगे कि सेड लगा देंगे ना, सेज। मिल्टन कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉड इज़ ग्रेट। एक बात। इसी प्रकार से कोई स्टोरी टेलिंग की बात करें, कोई पुरानी स्टोरी है, कभी घट गई होगी, लेकिन जब लाइव करते हैं क्या? एक शेर आया, चूहे को पकड़ा। एक शेर आया, द लायन केम एंड कैप्चर्ड आ माउस। ये तो पास्ट टेंस की बात हो गई है, लेकिन जब इसको हम लाइव करते हैं क्या? एक शेर आता है, एक चूहे को पकड़ता है, द लायन कम्स एंड कैचेस अ माउस। अब देखो ना कि स्टोरी को भी जब लाइव बनाना होता है तो किस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं, इसे गलत नहीं माना जाता है। मैं इसको ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसकी एक वजह है। मैं ऐसा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर ये नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो आप कभी भी एडवांस इंग्लिश लर्नर नहीं बन सकते, कभी एडवांस लेवल के एग्ज़ाम पास ही नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जब हम स्पीच करते हैं स्पोकन में, वहाँ भी हम अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि इससे कॉमन एरर भर भर के आती हैं। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कितना ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत कॉन्सेप्ट हैं, कई बार कई तरीके से अलग अलग इसकी एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बात और कि इसमें एक पार्ट और है, वो है स्टेटिव वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
स्टेटिव वर्ब, इससे ही बहुत ज़्यादा हमें एग्ज़ाम्स में आने वाली गलतियों को देखने को मिलता है। और ये क्लास स्टेटिव वर्ब का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में आपको मिलने वाला है। और अभी तक जो हमारे स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपने फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन एक शेयर करके उन तक जरूर पहुँचाएँ। लाइक करें अगर आपको ठीक लग रहा हो कि सर मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और कि आपको बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि नए नए वीडियो सही समय पर आप तक पहुँच पाए। जब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।